गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स थ्रू एमसीक्यू की सीरीज में 2 जून के करंट अफेयर्स हम कवर करने वाले हैं एमसीक्यू के थ्रू। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा और इंजीनियरिंग 577। और ये जो एमसीक्यूज हैं आप चाहें तो टेस्ट सीरीज में भी इन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। फ्री मॉक टेस्ट उसके अंदर एक होगा, उसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। देन अगर आप चाहें तो इन एमसीक्यूज को नेटवर्क की एप्लीकेशन के ऊपर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं मल्टीपल टाइम्स, ताकि आपकी रिवीजन जो है वो टाइम टू टाइम होती रहे। यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल एंड यू कैन प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको नोटिफिकेशंस जो हैं वो मिलते रहें जैसे ही कोई भी वीडियो अपलोड होता है। अगर मार्किंग स्कीम के बारे में आपको पता है देन यू कैन मूव टू द क्वेश्चन नंबर 1। अदरवाइज मैं आपको बता दूं 8 से 10 क्वेश्चन आपके ठीक होते हैं तो एक्सीलेंट परफॉर्मेंस माना जाता है। 6 से 7 एमसीक्यूज ठीक होते हैं तो गुड परफॉर्मेंस माना जाता है, और ये आपका सेफ जोन कहलाता है। ये जो ऊपर के जो 2 ब्रैकेट्स हैं इसमें आपके मार्क्स आते हैं, तो यू आर इन द सेफ जोन बिकॉज मोर देन इक्वल टू 60% आप स्कोर कर रहे हैं। नीचे का जो 3rd ब्रैकेट है ये 40 to 55% वाला ब्रैकेट होता है, जिसे हम अनसर्टेन ब्रैकेट भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे श्योरिटी नहीं होती है कि आपका एग्जाम निकलेगा या नहीं निकलेगा। लेस देन इक्वल टू 3 एमसीक्यूज में चांसेस ऑफकोर्स नेग्लिजिबल होते हैं, तो यहाँ पे इन दोनों ब्रैकेट्स को हम डेंजर जोन कहते हैं, और आपका जो पर्पस होना चाहिए वो डेंजर जोन से उठकर सेफ जोन में आने का होना चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं आज के। पहला क्वेश्चन थार्ड डिफेंस मिसाइल सिस्टम के बारे में है। थार्ड क्या है ये डिस्कस करेंगे हम, बट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया विच कंट्री थार्ड डिफेंस मिशन सिस्टम बिलोंग्स टू। तो किस कंट्री को ये बिलोंग करता है? क्या ये चाइना को बिलोंग करता है, यूनाइटेड स्टेट्स को, साउथ कोरिया या फिर इंडिया? सोचिए, फिर बैकग्राउंड न्यूज को भी देखेंगे और फिर डिस्कस करेंगे इसके बारे में। चलिए, रिसेंटली चाइना ने एक स्टेटमेंट इश्यू करी है जिसमें उसने कहा है कि जो एक ऑब्जेक्शन उसने दिखाई थी यूएसए के थार्ड सिस्टम, मतलब किसका है ये? यूनाइटेड स्टेट्स का। बी इज द करेक्ट आंसर। यूएस का एक थार्ड सिस्टम है जिसको उसने साउथ कोरिया में डिप्लॉय किया हुआ है, ठीक है। इसके लिए चाइना ने कहा है, एक तरीके से ऑब्जेक्शन उठाई है कि इस सिस्टम को यहाँ पे नहीं होना चाहिए। होता क्या है, क्योंकि ये डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, ये जो है पूरा एक तरीके से विजिलेंस रखता है। इसी वजह से चाइना की जो कुछ मिशंस हैं उसमें उनको इंट्रूजन सा महसूस होता है कि ये जो सिस्टम है उनकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसको कैप्चर करके यूएस को इन्फॉर्मेशन दे देगा, और इसी वजह से ऑब्जेक्शन जो है उठाई गई है चाइना के द्वारा। चलिए, इसके मैकेनिज्म को देख लेते हैं। सो बेसिकली ये जो सिस्टम है साउथ कोरिया में डिप्लॉय किया गया ताकि नॉर्थ कोरिया से किसी भी तरीके का अगर मिसाइल थ्रेट आता है तो उसको काउंटर किया जा सके। इसमें देखिए एक रडार होता है जो कि अगर मिसाइल फायर करी जाती है उसको देखिए आप डिटेक्ट करता है, और ये इन्फॉर्मेशन जो है टीएफसीसी को दी जाती है, और वहाँ से लॉन्चर से एक बैलिस्टिक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल जो होती है वो लॉन्च करी जाती है, और इस पर्टिकुलर मिसाइल को जो आपकी तरफ आ रही थी उसे एयर के अंदर ही डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। ये इसके अंदर पूरा प्रोसेस होता है। तो इसका जो सक्सेस रेट है, रिकॉर्ड जो है वो 100% यहाँ पे इसका सक्सेस रेट दिखाया गया 2005 से, इसलिए काफ़ी आप कह सकते हैं सक्सेसफुल सिस्टम है। अगर यहाँ पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है तो कहाँ पे डिप्लॉय किया गया? साउथ कोरिया में, ताकि नॉर्थ कोरिया से कोई भी आपकी मीडियम रेंज, मिडिल रेंज या शॉर्ट रेंज मिसाइल आती है तो उससे काउंटर किया जा सके। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है ये भी आपको पता होनी चाहिए। इट इज टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, THAAD। इसके कुछ और फीचर्स देख लेते हैं। तो ट्रांसपोर्टेबल होती है, ग्राउंड बेस्ड होती है, 2008 में डिप्लॉय करी गई थी। इंटरसेप्शन कैपेबिलिटी हम पीछे देख ही चुके हैं, और बनाई किसने? यूएस के लॉकहीड मार्टिन ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज सेकंड क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट अबाउट G7? G7 के ऊपर 3 स्टेटमेंट्स दिए, 1 बाय 1 रीड करेंगे, देखेंगे कौन सी करेक्ट है। जर्मनी एंड इटली आर पार्ट ऑफ G7। हो सकता है जर्मनी और इटली जो है G7 के पार्ट हो। इट इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड इन 1975। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसे 1975 में बनाया गया था। द डिसीजन टेकन बाय लीडर्स ड्यूरिंग एनुअल समिट्स आर बाइंडिंग। तो यहाँ जो समिट्स होती है G7 की, जो समिट्स होती हैं उसमें लीडर्स जो डिसीजंस लेते हैं वो किस नेचर के होते हैं? वो बाइंडिंग नेचर के होते हैं। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, रिसेंटली 46th G7 ग्रुप ऑफ 7 समिट जो थी वो होनी थी कहाँ पर? कैंप डेविड, यूएसए के अंदर। ये जून के अंदर ही होनी थी, लेकिन कोविड की वजह से इसे जो है कहा गया है कि हम आगे के लिए शेड्यूल करेंगे, तो अभी ये पर्टिकुलर मीटिंग जो है वो नहीं हो पाएगी। यूएस के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने ये भी कहा कि G7 को हमें एक्सपेंड करना चाहिए, मतलब दूसरी कंट्रीज को इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए, और ये जो बॉडी नहीं बनेगी वो G10 या G11 उसको कहा जा सकता है। G7 नेशंस जो होते हैं ये एक एनुअल समिट में मिलते हैं, जिसे वेरियस लीडर्स जो होते हैं मेंबर कंट्रीज के, G7 के जो हेड होते हैं वही इसके लीडर्स होते हैं। रोटेशनल बेसिस पे वो इसके लीडर्स बनते हैं, और यहाँ पे जो डिसीजन लिए जाते हैं इन लीडर्स के द्वारा वो बाइंडिंग नेचर के नहीं होते हैं, वो नॉन बाइंडिंग नेचर के होते हैं। तो तीसरी स्टेटमेंट आपकी गलत हो गई। अगर थर्ड को एलिमिनेट करते हैं तो आंसर आपका ए हो जाएगा, मतलब जर्मनी और इटली दोनों ही G7 के मेंबर्स हैं, और ये एक इंटरगवर्नमेंटल बॉडी है जिसे 1975 में बनाया गया था। ए इज द करेक्ट आंसर। मेंबर कौन कौन से हैं ये देख लीजिए, ये इसके मेंबर्स हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जो कि G20 को लेके है। पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट जो है वो G20 के बारे में करेक्ट है? कौन सा कथन G20 ग्रुपिंग के बारे में सही है? पहली स्टेटमेंट कहती है
इट इंक्लूड्स ऑल द G7 कंट्रीज। तो G20 के अंदर सारी G7 कंट्रीज आती है, हो सकता है। अर्जेंटीना इज ए मेंबर कंट्री ऑफ G20। अर्जेंटीना जो है वो किसका पार्ट है, वो G20 का एक मेंबर कंट्री है, ये भी हो सकता है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, G7 आप इस तरीके से देख सकते हैं कि एक बिगर सर्कल है और इसमें एक ये स्मॉलर सर्कल है। तो G7 जो कंट्रीज हैं वो G20 के अंदर आती है। तो सातों कंट्रीज हैं यहाँ पर जो हमने यहाँ पे पीछे देखी थी। इसके अलावा अर्जेंटीना है इसके अंदर, जो बाकी कंट्रीज हैं इसमें और कौन सी कंट्री है, ब्राज़ील है, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, ये सब कंट्रीज भी जो है G20 का पार्ट है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, G7 कंट्रीज इसमें आती है, अर्जेंटीना इसका पार्ट है, दोनों ही करेक्ट है, सी हमारा सही हो जाएगा। G20 की बात करें तो कितनी वर्ल्ड की इकोनॉमी जो है वो G20 को बिलोंग करती होगी, कई बार इस तरीके की स्टेटमेंट भी आ जाती है। तो 80% ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी जो है वो G20 नेशन से आती है। एंड G7's शेयर इन ग्लोबल GDP अभी रिसेंटली बताया गया फॉलन अराउंड 40%। ये फैक्ट भी एक आप देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्योंकि हम नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच में ये थार्ड से रिलेटेड इशू हमने डिस्कस किया था, तो इसके बारे में एक क्वेश्चन हमने और बनाया है। विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन सेपरेट्स नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। देखिए ये थार्ड के बारे में क्वेश्चन, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बारे में क्वेश्चन इसलिए बनाया जा रहा है, रिसेंटली हमने न्यूज़ सुनी होगी कि नॉर्थ कोरिया की तरफ से फायरिंग करी गई थी साउथ कोरिया की तरफ, एंड देन देयर वाज अ रिटेलिएशन बाय साउथ कोरिया, इवन दो दोनों ने ही आर्म्स टाइज जो एग्रीमेंट है वो साइन किया हुआ है, जिसके हिसाब से इनको फायरिंग नहीं करनी है, मतलब एक दूसरे के ऊपर किसी भी तरीके का एग्रेसिव मूव नहीं दिखाना है। तो यहाँ पे पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन सेपरेट्स नॉर्थ कोरिया फ्रॉम साउथ कोरिया। क्या 32nd पैरेलल जो है इन दोनों को अलग करती है, 34th पैरेलल, 38th पैरेलल या 39th पैरेलल। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर इसको मैप पर भी देखेंगे। चलिए देखिए, ये जो फायरिंग करी गई थी नॉर्थ कोरिया के द्वारा और फिर साउथ कोरिया के द्वारा रिटेलिएशन किया गया था, इसके ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन, एक मल्टीनेशनल स्पेशल इन्वेस्टिगेशन जो थी वो रखी गई थी, जिसकी फाइंडिंग्स जो है वो अभी एक्सेप्ट नहीं करी गई है साउथ कोरिया के द्वारा, बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि जो नॉर्थ कोरिया है वो अपनी कोऑपरेशन नहीं दिखा रहा है इन्वेस्टिगेशन के अंदर। इसमें जो दोनों को यहाँ पे लाइन सेपरेट करती है दैट इज 38th पैरेलल, और ये इसका मिलिट्री डिमार्केशन लाइन है। इस यहाँ पे DMZ भी है, ये आपका डीमिलिटराइज जोन है, और यहाँ पे दोनों ही कंट्रीज जो हैं वो अपने आप में एक रेस्ट्रेंस को प्रैक्टिस करती है। हमारा आंसर यहाँ पे था सी, तो रेस्ट्रेन प्रैक्टिस करा जाता है यहाँ पे जो आपका डीमिलिटराइज जोन है, और 38th पैरेलल नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को सेपरेट करती है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट स्कॉर्पियन फिश। स्कॉर्पियन फिश जो अभी रिसेंटली फाइंड है, इसके बारे में 3 स्टेटमेंट दी गई हैं, 1 बाय 1 रीड करेंगे, देखते हैं कौन सी करेक्ट है। इट हैज़ अ वीक सेंसरी मेमोरी। स्कॉर्पियन फिश की जो मेमोरी होती है, सेंसरी मेमोरी, वो काफ़ी वीक होती है। इट कैन चेंज कलर, ये अपने कलर्स को चेंज कर सकती है। द फिश कंटेन्स न्यूरोटॉक्सिक, इस फिश के अंदर न्यूरोटॉक्सिक होते हैं। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्शन में ये जो क्वेश्चंस हैं वहाँ से पूछे जा सकते हैं, और आपके एग्जाम में भी इस तरह के क्वेश्चन जो है SNT से आ सकते हैं। तो यहाँ पे जो ये नई फिश है स्कॉर्पियन फिश, इसकी जो सेंसरी मेमोरी है वो काफ़ी तेज़ है, सो इट इज़ वेरी पावरफुल, वीक नहीं है। तो यहाँ पे पहली स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। जो कलर चेंजिंग की कैपेसिटी है वो इस फिश के अंदर है, ताकि ये कैमोफ्लेज करके अपने प्रे को पकड़ सके और अपने आप को जो इसके आप कह सकते हैं इसका शिकार करने वाले जो बड़े जानवर होते हैं उससे अपने आप को बचा सके। थर्ड पे आते हैं, द फिश कंटेन्स न्यूरोटॉक्सिक। तो ये जो फिश है इसमें न्यूरोटॉक्सिक होते हैं, बिल्कुल ठीक है। सेकंड थर्ड स्टेटमेंट ठीक होने की वजह से आंसर हो जाएगा सी। अब बात करते हैं न्यूरोटॉक्सिक होते हैं। बेसिकली ये जो है टॉक्सिक सब्सटेंसेज होते हैं जो कि आपके न्यूरॉन्स पे इम्पैक्ट डालते हैं, मतलब आपके ब्रेन को जो न्यूरॉन्स होते हैं उनको डैमेज कर देते हैं। इसी तरीके का जो जहर होता है, जो आप कह सकते हैं न्यूरोटॉक्सिक होते हैं, ये कहाँ, और स्नेक्स की जो काफ़ी सारी स्पीसीज़ होती हैं उसमें पाया जाता है, जैसे कि मरीन स्नेक्स जो होते हैं उनमें ये पाया जाता है। इवन जो किंग कोबरा है उसके अंदर भी ये पर्टिकुलर न्यूरोटॉक्सिक जो है वो पाया जाता है। तो हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 6। सेंट्रल मरीन फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट CMFRI इज लोकेटेड इन। CMFRI न्यूज़ में था, क्यों था वो भी हम डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल यहाँ पर बताइए कि कहाँ पे लोकेट करता है। क्या ये तमिलनाडु में है, महाराष्ट्र में है, गोवा पे, या फिर केरला के अंदर है। सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए देखिए, इसे इस्टेब्लिश किया गया था 1947 के अंदर। तब ये किसके अंदर था, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर कहते थे। एंड लेटर जो था ये ICAR के साथ इसने ज्वाइन किया, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च 1967 के अंदर। अब जो पर्टिकुलर ये ट्रॉपिकल मरीन फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है, इसका हेडक्वार्टर है कोची, केरला के अंदर। डी इज द करेक्ट आंसर।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंचुरी और सेंचुरीज इज और आर लोकेटेड इन गोवा। गोवा के बारे में हम इसलिए डिस्कस करें क्योंकि रिसेंटली गोवा का स्टेटहुड डे जो था वो 2 दिन पहले ही सेलिब्रेट किया गया, और यहाँ पे पूछा गया कि गोवा के अंदर कौन कौन से नेशनल पार्क या आपका सेंचुरीज जो है वो लोकेट करते हैं। तो क्या कोटिगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसके अंदर है, हो सकता है भगवान महावीर सेंचुरी इसके अंदर है, हो सकता है मोलम नेशनल पार्क, ये भी हो सकता है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, वेरियस सेंचुरीज और नेशनल पार्क जो यहाँ पे लोकेट करते हैं वो कौन कौन से हैं। डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी है, मादई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये तो यहाँ पे रिवर भी अगर आपने ध्यान दिया हो तो। देन नेत्रावली है, कोटिगांव है, भगवान महावीर है, मोलम है। तो यहाँ पे अगर आंसर को देखा जाए तो सी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि तीनों ही जो सेंचुरीज या नेशनल पार्क है यहाँ पे लोकेट करते हैं, कहाँ पे, गोवा के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू यूज हिंदी इन ऑल कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स अक्रॉस द स्टेट। तो स्टेट के अंदर जितने भी यहाँ पे कोर्ट्स हैं और ट्रिब्यूनल्स हैं वहाँ पर हिंदी को यूज़ करने के लिए डिसाइड किया गया किस गवर्नमेंट के द्वारा। क्या बिहार गवर्नमेंट ने ऐसा किया है, पंजाब ने, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस में पंजाब तो आप एलिमिनेट कर ही सकते हैं, क्योंकि अगर वो करते तो पंजाबी करते, हिंदी नहीं करते। लेकिन बिहार, यूपी, हरियाणा यहाँ पे हिंदी बहुत ज़्यादा बोली जाती है, तो हो सकता है इनमें से कोई भी एक आंसर। सोचिए क्या आंसर होगा, आपने न्यूज़ पढ़ी होगी, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए तो यहाँ पे सेक्शन 3A में चेंज किया गया है, सेक्शन 3A, जिसको इनकॉर्पोरेट किया गया हरियाणा ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 2020 के अंदर। सो आंसर हमारा है डी, हरियाणा। और इस चीज़ को इवन सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी किया गया है कि यहाँ पे आप जो है हिंदी को लेके आ रहे हैं, एनफोर्स कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है बहुत से लोग इसको नहीं जानते हो। तो ऑफकोर्स ये जो पिटीशन है ये तो डाली गई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर और चैलेंज करी गई है। देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है, बट फिलहाल आपको आंसर इसका पता होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। एम सेसेशन प्रोग्राम इज रिलेटेड टू। एम सेसेशन प्रोग्राम जो है वो किस चीज़ से संबंधित है। क्या ये मोबाइल सेसेशन से संबंधित है, अल्कोहल को रोकने के लिए संबंधित है, टोबैको को रोकने के लिए, या फिर ड्रग्स को रोकने के लिए। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए तो यहाँ पे हमारा आंसर है सी, टोबैको सेसेशन। तो इसमें होगा क्या, एम सेसेशन हियर मीन्स मोबाइल सेसेशन। मोबाइल टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए जो है टोबैको के कंजम्पशन को कम करने की कोशिश करी जाएगी। काफ़ी सारी एप्लीकेशंस भी आती हैं जिसमें चाहे आप अपने टोबैको कंजम्पशन को देखना चाहते हो या फिर अल्कोहल कंजम्पशन को देखना चाहते हो, तो उसमें वो आपकी हेल्प करती है। इवन दे आर एप्स जो कि आपको वाटर कंजम्पशन को भी आपके बताती है एवरीडे बेसिस पे कि कितना आप कंज्यूम कर रहे हैं। तो उस तरीके की टेक्नोलॉजी है और हो सकता है इससे कुछ हद तक हेल्प मिले टोबैको को रोकने में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 10। पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट अबाउट क्रू ड्रैगन। क्रू ड्रैगन के ऊपर 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं और आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। पहली स्टेटमेंट कहती है इट इज क्रिएटेड बाय स्पेसएक्स। इसे स्पेसएक्स ने बनाया है क्रू ड्रैगन को, हो सकता है। इट हैज रिसेंटली कैरिड स्पेसएक्स एस्ट्रोनॉट्स टू ISS। तो इसने क्या किया, स्पेसएक्स के जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उसको ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे लेके गया, हो सकता है। स्पेसएक्स बिकेम द सेकंड प्राइवेट कंपनी टू लॉन्च पीपल दैट इज ह्यूमन स्पेस फ्लाइट इनटू ऑर्बिट। तो स्पेस एक्स जो है वो सेकंड ऐसी प्राइवेट कंपनी बन गई है जिसने लोगों को ऑर्बिट के अंदर प्लेस किया। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए फर्स्ट स्टेटमेंट जो है क्रू ड्रैगन के बारे में बिल्कुल ठीक है, इट इज क्रिएटेड बाय स्पेसएक्स। फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, लेकिन स्पेसएक्स जो है इट्स अ प्राइवेट कंपनी जो इलॉन मस्क की है और इसके अंदर एस्ट्रोनॉट्स का यहाँ पे होना नहीं बनता है। अगर आप ध्यान से पढ़ें, स्पेसएक्स के पास कोई एस्ट्रोनॉट नहीं है जिसको वो लेके जाएगा। एस्ट्रोनॉट तो नासा के होते हैं, तो यहाँ पे स्पेसएक्स जो है नासा के एस्ट्रोनॉट को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक लेके गए। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। एंड बिकॉज ऑफ दिस स्पेसएक्स जो है वो पहली ऐसी प्राइवेट कंपनी बन गई है जिसने जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, पीपल हैं, उनको ऑर्बिट के अंदर प्लेस किया है। इससे पहले ऐसा किसने किया, कोई भी प्राइवेट कंपनी नहीं है। रादर जो कंट्रीज हैं, US है, रशिया है एंड इवन चाइना है जिन्होंने ऐसा किया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ए होगा। हमारे 10 क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स लिख दीजिएगा एंड विद इन 2 मिनट्स हम रिवाइज करेंगे। रिवीजन को मिस मत। तो सबसे पहले हमने थर्ड सिस्टम के बारे में पढ़ा था। किसका सिस्टम है, यूनाइटेड स्टेट्स का सिस्टम है। कहाँ पे डिप्लॉय किया है, साउथ कोरिया के अंदर इसे डिप्लॉय किया ताकि नॉर्थ कोरिया से कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी मिसाइल आती है तो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल के थ्रू उसको डिस्ट्रॉय किया जा सके। ये पूरा सिस्टम इस तरीके से काम करता है। 100% सक्सेस रेट है इसका। एक तरीके से एयर डोम जो है वो आपकी सिटी और कंट्री के ऊपर क्रिएट हो जाती है ताकि कोई भी आप पे अटैक ना कर पाए, और अटैक होता भी है तो यहाँ पे एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स जो होते हैं वो आपको प्रोटेक्ट कर पाए। फुल फॉर्म टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम है। बनाया किसने, लॉकहीड मार्टिन ऑफ अमेरिका ने इसे बनाया। फिर इसके बाद G7 कंट्रीज में हमने देखा था जर्मनी, इटली इसके अंदर आती है। इंटरगवर्नमेंटल बॉडी है, 1975 में बनाई गई थी। इसमें रोटेशन बेसिस पे इसके हेड होते हैं और वो मीटिंग करते हैं, लेकिन जो भी चीज़ें डिसाइड होती हैं वो बाइंडिंग नहीं होती है। अभी कैंप डेविड के अंदर USA के अंदर
ये मीटिंग होनी थी, लेकिन कोविड की वजह से इसे डेफर किया गया है और यूएस के प्रेसिडेंट ने कहा है कि G7 को इंक्रीज करके हम G10 G11 बना सकते हैं। तो यहाँ पे भी ये वेरियस कंट्रीज़ हैं। G20 की बात करें, सारी की सारी G7 कंट्रीज इसमें आती हैं। उसके अलावा अर्जेंटीना भी इसके अंदर है, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, मैक्सिको भी इसके अंदर है, ध्यान रखिएगा। और G20 की अगर वर्ल्ड इकोनॉमी की बात करें तो उसका ये 80% तक कंटेन करके रखती है। देन हमने नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच की लाइन के बारे में पढ़ा था, मैप पे देखा था 38th पैरेलल है, क्योंकि कुछ जो फायरिंग है वो नॉर्थ कोरिया से साउथ कोरिया की तरफ करी गई, फिर साउथ कोरिया ने उसका जवाब भी दिया। देन इसके बाद डिस्कशन हुआ था स्कॉर्पियन फिश के बारे में। स्कॉर्पियन फिश जो है अपने कलर को चेंज कर सकती है कैमोफ्लेजिंग के लिए, और जो किंग कोबरा के अंदर जो न्यूरोटॉक्सिक होते हैं, जो मरीन स्नेक्स जो होते हैं उनके अंदर जो न्यूरोटॉक्सिक होते हैं वो इस फिश के अंदर भी पाए जाते हैं, और इसकी जो सेंसरी मेमोरी होती है वो काफ़ी पावरफुल होती है। देन हमने डिस्कस किया था सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में, क्योंकि नई तरीके की फिश को हमने डिस्कस किया था। ये कहाँ पे है? कोची, केरला के अंदर। फिर गोवा के हमने कुछ सेंचुरीज और नेशनल पार्क के बारे में देखा था, ये सभी जो है इसके अंदर आते हैं। फिर इसके बाद डिसीजन हुआ था कि कहाँ पे हिंदी भाषा को लेके आया गया है कोर्ट्स और ट्राइब्यूनल्स के अंदर, ये किया गया हरियाणा के अंदर, और इसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। फिर एम सेसेशन को डिस्कस किया था, मोबाइल टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए टोबैको के अंदर सेसेशन लाने की बात करी गई थी। फिर स्पेस एक्स के बारे में देखा गया था, क्रू ड्रैगन को लेके आया है, नासा के एस्ट्रोनॉट्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक ये लेके गया है, और फर्स्ट प्राइवेट कंपनी बन गया है लोगों को ऑर्बिट तक लेके जाने के लिए। पहले सिर्फ ऐसा स्टेट्स नहीं, कंट्रीज नहीं किया, यूएस, रशिया, चाइना इसके अंदर इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, और जो टेस्ट सीरीज़ है उसको अटेम्प्ट कर लीजिएगा नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर, और इसके अलावा कमेंट सेक्शन में मार्क्स लिख दीजिएगा आपने। अगर अपर 2 ब्रैकेट्स में मार्क्स है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर इन द सेफ जोन। अदरवाइज यही कहूँगा मैं कि MCQs को रिवाइज करिए, और आपने जो नोट्स बनाया नोट्स को अपने रिवाइज ज़रूर करिएगा, और साथ में ही देखिएगा कि मिस्टेक्स कहाँ हो रही हैं, क्योंकि मिस्टेक्स अगर आपको पकड़ में आ जाती हैं एवरीडे बेसिस पे कि कहाँ पे पैटर्न बन रहा है, तो उसे इंप्रूव करना काफ़ी आसान हो जाएगा। कोई भी आपका डाउट है तो टेलीग्राम पे मुझसे पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।